हेलो एवरीवन। आज ही हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भारत में मातावंशीय समुदाय। इस पार्ट में हम ये चर्चा करेंगे कि जो मातावंश है वो कहाँ कहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि मातावंश जो है कौन कौन से प्रदेश में प्रचलित है। इसी पे हम चर्चा करेंगे और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत में मातावंश समुदाय केवल दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व क्षेत्रों तक ही सीमित है। मतलब एक दक्षिण की तरफ सीमित है और एक उत्तर की तरफ। उत्तर भारत में मातावंश परंपरा वाले सामाजिक संगठन मेघालय, असम के गारो और खासी जनजातियों में मिलते हैं। माता जो वंश परंपरा है ये मेघालय और असम के एक जाति है गारो और खासी जनजातियों में मिलते हैं। दक्षिण भारत में मातावंश परंपरा केवल कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों में और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पाई जाती है। दक्षिण के तमिलनाडु और कर्नाटक में इन प्रदेशों में हिंदू और मुसलमानों दोनों के मातावंश परंपरागत समूहों में संपत्ति का उत्तराधिकार माता से पुत्री को प्राप्त होता है। तो अब मातावंश परंपरा शुरू करते हैं कि व्यवस्था किस प्रकार काम करती है। तो मातावंश परंपराक्रम में माता के माध्यम से बच्चों को वंशक्रम का सदस्य बनाया जाता है। मातावंश परंपराक्रम में माता सत्तात्मक मतलब माता का सत्ता, जिसमें माता की सत्ता चलती है, पुरुषों की नहीं। व्यवस्था को कभी एक या पर्यायवाची नहीं समझना चाहिए। मातृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं के पास शक्ति रहती है, जबकि मातावंश परंपराक्रम में वंशक्रम महिलाओं से चलता है। आमतौर पर शक्ति उनके पास नहीं होती। ठीक है, वंशक्रम की बात कर रहे हैं, इसमें महिलाओं से चलता है, लेकिन जो शक्ति होती है उनके पास नहीं होती। सामाजिक नियंत्रण तथा भूमि और अन्य संपत्ति के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के पास ही रहती है। कोई भी निर्णय लेना हो तो जो शक्ति होती है वो पुरुषों के हाथ में होती है। अतः ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मातावंश परंपराक्रम में महिलाएं वंशक्रम बनाए रखती हैं और बच्चों को अपनी माता से सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। जो एक स्टेटस मिलता है वो माता से प्राप्त होता है। सामाजिक परिस्थिति स्टेटस में माँ के माध्यम से उन्हें संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। तदनुरूप यह भी दिखता है कि ऐसी व्यवस्था में लड़के के जन्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें किस पर जोर दिया जाता है। माता वंश में लड़की को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें लड़की को संपत्ति मिलता है माता से। मातावंश परंपरा उन आर्थिक व्यवस्थाओं से जुड़ी है जो महिलाओं की स्वतंत्रता को और उनके अपने रहन सहन की व्यवस्था करने के उनके अधिकार को मान्यता देती है। इन व्यवस्थाओं में पुरुष शिकार खेलने, लड़ाई करने तथा व्यापार करने जैसी कुछ आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, जबकि महिलाएं सामान्य जीवन यापन के साधन जुटाती हैं। कुछ ऐसे समाजों में आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर कुछ परिवर्तन के बावजूद भी पारंपरिक सामाजिक संगठन में परिवर्तन नहीं हुए हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर जगह मातावंश ही प्रचलित हो, ये ज़रूरी नहीं है। परिवर्तन नहीं भी हुए हैं। बौद्ध धर्म परिवर्तन से भी नातेदारी और विवाह के विन्यासों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद मातावंश परंपरा चलता हो। लड़की अपने पति के घर भी जा सकती है या माता के वंश से संबंधित ना हो, इस पर भी बात कही गई है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा की सुविधा, कानूनी परिवर्तन, व्यावसायिक संरचना का विविधीकरण जैसे घटकों से मातावंश परंपरागत समाजों में कोई अंतर नहीं पाया जाता। इन्होंने वास्तव में विवाह के बाद आवास के विन्यासों, उत्तराधिकार के नियमों और परिवार की सत्ता को प्रभावित किया है। ठीक है, तो इस पर इसी बात का जिक्र किया गया है कि
जो ज़्यादा मात्रा में है दक्षिण की तरफ प्रचलित है, गोरो और खासी जनजाति में माता वंश वहाँ ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये ऐसी स्थिति हो। अब परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। अब पिता सत्तावन में भी महिलाएं जा रही हैं, मतलब पति के घर विवाह करने के बाद वो चली जाती हैं। तो हर जगह ये नियम लागू नहीं होता, पर कहीं कहीं ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व भारत के मातावंश परंपरा वाले समूह। अब इसमें उत्तर की तरफ बात की गई है, साउथ की तरफ नहीं, उत्तर की तरफ। उत्तर पूर्व भारत में मातावंश परंपरा मुख्यतः मेघालय और असम राज्यों के गारो और खासी समुदायों में देखी जा सकती है। मेघालय के गारो और असम के खासी समुदायों में देखी जा सकती है। अब यहाँ इन दोनों समूह में से प्रत्येक में नातेदारी संगठन के व्यापक लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। गारो की बात करते हैं। मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाने वाली गारो जनजातियों में पुत्रियों द्वारा स्थापित घर-बार की व्यवस्था से मातावंश परंपरा का पता चलता है। ये मातावंश परंपरा मूल गृहस्थी से बनती है। हर मूल गृहस्थी में स्त्री, उसकी पुत्री और तथा दामाद होते हैं, और पुत्री को उसमें रखकर मूल गृहस्थी को जारी रखा जाता है। इस पुत्री विशेष के पति को गृहस्थी अर्थात नौक के प्रधान और प्रबंधन के अधिकार और कर्तव्य उत्तराधिकार में मिलते हैं। मतलब पुत्री को तो संपत्ति मिलती है, पर जो उसका दामाद होता है उसको कर्तव्य मिलता है। कोई भी बड़े निर्णय लेने होते हैं तो वो उस घर का दामाद ही लेता है। और पुत्री को उत्तराधिकार में संपत्ति मिलती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संपत्ति मिलती है। अविवाहित पुत्रियों और पुत्र अपनी माता के साथ रहते हैं, जबकि एक पुत्री को छोड़ने साथ रहते हैं, जबकि एक पुत्री को छोड़कर जो अपने मूल घर में रहती है। अन्य सभी विवाहित पुत्रियां अपने माता के घर के पास ही अपनी गृहस्थी बसा लेती हैं। मतलब जिनकी शादियां हो जाती हैं वो अपनी मम्मी के घर के आसपास ही रहने लग जाती हैं। विवाहित पुत्र अपनी पत्नियों के साथ मिलकर अपनी गृहस्थी में रहने के लिए माता का घर छोड़ देते हैं, जो विवाहित पुत्र होते हैं। मातावंश परंपरा को मचोंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक बस्ती में रहने वाला विस्तारित नातेदारी समूह। ठीक है, मतलब जैसे ये माता का है तो इसमें सारे जो दामाद हों, कितनी भी इनकी लड़कियां हों, सारे इसी में रहते हैं, तो एक विस्तारित नातेदारी समूह बन जाता है। मातावंश या मचोंग के सभी सदस्यों का एक ही माँ से उद्गम होता है। संतानें अपनी माता के कुल का नाम ग्रहण करती हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि संतानें जो होती हैं वो अपने माता के जो कुल का नाम ग्रहण करती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम अभी गारो जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वंशक्रम चलाने और संपत्ति अंतरित करने के मामले में माता वह धुरी है जिसके चारों ओर गारो समाज घूमता है। मतलब माता से सब कुछ निर्धारित होता है, पर दूसरी ओर भूमि और अन्य संपत्ति के विषय में निर्णय लेने की शक्ति और गृहस्थी अर्थात नौक के मामलों को प्रबंध पुरुष के हाथों में होता है। नौक का अर्थ यही हुआ कि कर्तव्य निर्णय, जो भी निर्णय लेने होते हैं वो पुरुष ही करता है, क्योंकि सत्ता का प्रयोग वंश परंपरा के ढांचे के भीतर ही किया जाता है। वंश परंपरा के कुछ पुरुषों को गांव में ही रहना पड़ता है, जबकि अन्य पुरुष बाहर चले जाते हैं और अपनी पत्नियों के परिवार में रहते हैं। कुछ तो गांव में ही रहते हैं और कुछ अपनी पत्नियों के परिवार में चले जाते हैं। सामान्य तौर पर एक गारो गांव में मूल वंश परंपरा अथवा वंश परंपराओं की अधिकतर महिलाएं अपनी पतियों और संतान के साथ रहती हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में बात की जाए या मूल वंश की बात की जाए तो ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति के घर ही जाकर रहती हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें से कुछ पुरुष भी होते हैं जो इस मूल वंश परंपरा या वंश परंपराओं के होते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि गारो गांव
गारो गांव में सहयोगी समूह एकल वंश परंपरा के मुख्य लोगों से बनता है। एकल वंश के मुख्य लोगों से बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवार बनते हैं, जैसे पति पत्नी और बच्चे, तो ये धीरे धीरे ऐसे समूह में बढ़ जाते हैं और इस प्रकार मुख्य जो वंश परंपरा है वो इस प्रकार बढ़ती चली जाती है। इस तरह नातेदारी नातेदारी संबंध उन लोगों से प्रारंभ होते हैं जो निकट परिवार में होते हैं और सहयोगी समूह तथा वंश परंपरा तक चलते हैं। इसके आगे नातेदारी संबंध गांव और ग्राम समूह तक भी बढ़ते हैं। गारो समूह दो अंशों में बटे हैं। गारो भाषा में अंश को कटेची कहते हैं। प्राय जनजाति समाज नातेदारी की ऐसी इकाई में बटे होते हैं, मतलब हर जाति के लोग होते हैं तो अपनी एक नातेदारी व्यवस्था में अलग अलग बट जाते हैं। वही इसमें बात कही कि जनजाति जो समाज होता है वो नातेदारी की ऐसी इकाइयों में बटे होते हैं। गारो जनजाति में इन दो नातेदारी इकाइयों को मरक अथवा संगमा कहते हैं। जो जनजाति हैं दो प्रकार की होती है, एक मरक और एक संगमा। इन दो इकाइयों में अंतर्विवाह नहीं होते हैं। गारो के इस दोहरे सामाजिक संगठन के कारण उन्हें प्रत्येक अंश की सीमा में ही नातेदारों के बढ़ते हुए दायरे मिलते रहते हैं। एक सीमा के अंदर ही विवाह या कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। नातेदारी के ये समूह आपसी विवादों को निपटाने का भी काम करते हैं। कोई लड़ाई झगड़े हो गए, नहीं कोई भी मनमुटाव, उसको ये अपने समूह में ही रखते हैं और अपने समूह में ही आगे बढ़ने नहीं देते बात। इस प्रकार नातेदारी के समूह आपसी विवादों को निपटाने का भी काम करते हैं। मातावंश परंपरा के नातेदार ही इन मामलों में कार्रवाई करते हैं। मुखिया की संस्थागत भूमिका स्थानीय गांवों समूह के संगठन का आधार होती है। मुखिया काम सिर्फ गांव के ही स्तर या संगठन पर ही वो कार्य कर सकता है, जो मुखिया होता है, गांव के बाहर तक नहीं। विवाह के बाद आवास का विन्यास पत्नी स्थानांतरित होता है। विवाह के बाद आवास का विन्यास पत्नी स्थानिक होता है, मतलब पत्नी का स्थान ग्रहण करता है। इसका अर्थ यह है कि विवाह के बाद जमाता पत्नी के माता पिता के घर में रहता है, क्योंकि माता वंश है यहाँ पे, इसलिए जो जमाता है वो अपनी पत्नी के माता पिता के साथ ही रहेगा। वह अपने ससुर का नौकरम बन जाता है। ससुर की मृत्यु के बाद नौकरम अपनी सास से विवाह कर लेता है और माता तथा पुत्री दोनों का पति बन जाता है। जब दोनों को पति बन जाता है, लेकिन जो सास का पति बनता है, मतलब अपनी सास से विवाह कर लेता है, सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो उस घर के दायित्व है या कर्तव्य है उसको निभा सके। एक मुखिया के तौर पे वो विवाह करता। आगे पढ़ेंगे। बर्लिंग के अनुसार नौकरम का अपनी सास से विवाह केवल एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें जमाता अपने ससुर के बाद नौक का मुखिया बन सके। गारो में प्रथा है कि पति के जीवन काल में सास और जमाता के बीच दूरी रहती है। पति की जब सास होता है या लड़की के पिता होते हैं जब, तो जीवन काल में जो सास और जमाता मतलब सास और दामाद के बीच दूरी रहती है। यही कारण है कि ससुर की मृत्यु के बाद इन दोनों के बीच विवाह को बर्लिंग ने न केवल एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा, ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को माता के वंश परंपरा का सदस्य माना जाता है। यदि किसी परिवार में नौकरन या जमाता के आने से पहले ही कोई महिला विधवा हो जाती है तो वह अपने द्विंगित पति के परिवार की अनुमति के बिना पुनर्विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, दोबारा विवाह नहीं कर सकती अपने परिवार के मंजूरी के बिना। माता वंश परंपरा, जिसे मंचोंग कहा जाता है। माता वंश परंपरा के स्वामित्व में जो संपत्ति है, मतलब माता वंश में जिसकी संपत्ति पास होती है, माता ही होती है संपत्ति की भागीदारी ना, तो जो स्वामित्व में जिसकी संपत्ति होती है वह इस वंश परंपरा से बाहर नहीं जा सकती। ये माता से पुत्री को प्राप्त होती है। माता से पुत्री को प्राप्त होती है जिसके परिवार में एक से अधिक पुत्रियों
पुत्रियां होती हैं, माता अपनी उत्तराधिकारिणी चुनती है। आजकल तो परिवार की अन्य पुत्रियों को भी विवाह के अवसर पर पैतृक संपत्ति का थोड़ा सा भाग मिल जाता है। ये पुत्रियां आमतौर पर अपनी पारिवारिक इकाइयां अलग स्थापित करती हैं। मातावंश परंपरा व्यवस्था में पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिलता, परंतु एक पुरुष पति के रूप में अपनी पत्नी के जीवन काल में उसकी संपत्ति का पूरा उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो अपनी पत्नी की संपत्ति का तो उपयोग कर सकता है, पर जो उत्तराधिकार मिलता है लड़की को उसकी माँ की तरफ से संपत्ति में, वो नहीं मिलता उसके दामाद को। देखिए, वो उपयोग भरपूर कर सकता है उस संपत्ति का। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वंश परंपरा के कुछ पुरुष सदस्य गांव में रहते हैं। ये लोग अपनी बहनों के परिवारों के रोज़मर्रा के कामकाज की व्यवस्था करते हैं, अपनी बहनों के पास रहते हैं और उनकी हेल्प करते हैं हर किसी काम में। ये नौपन व्यवस्था कहलाती है, जिसमें मामा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है या उनका स्थान होता है। उसका अपनी बहन के बच्चों, भांजों और भांजियों पर कड़ा नियंत्रण रहता है और वह उनके साथ पिता तुल्य व्यवहार करता है। मतलब जैसे पिता का व्यवहार होता है, मतलब पूरी केयरिंग करना, पूरे जो भी चीज़ें कमी है सारा ध्यान रखना अपनी बहन के बच्चों के लिए। कोई लेखक हैं चीन नकाने ने बताया है कि गारों में 2 परंपराएं होती हैं। पहली है संपत्ति के स्वामित्व, मतलब संपत्ति के अधिकार की परंपरा, और दूसरा है सत्ता और संपत्ति की व्यवस्था की परंपरा। उन्होंने बताया है कि दोनों परंपराओं के कार्य समान रूप से महत्वशाली हैं। पहली परंपरा का ध्यान पत्नी के माध्यम से रखा जाता है। पहली परंपरा में क्या है, संपत्ति की मालकिन कौन होती है, पत्नी होती है, और दूसरी परंपरा की व्यवस्था पति के माध्यम से की जाती है, जिसमें वो देखभाल करता है। इस प्रकार गारों में सह आवासीय इकाई पति और पत्नी दोनों से बनती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मातावंशीय मेरे भाई बहनों का विवाह और से मामा की पुत्री से विवाह और सास विवाह, अपनी सास से विवाह। तो आप समझ सकते हैं, मातावंशीय मेरे भाई बहनों का विवाह और सास विवाह के नियम ऐसी 2 प्रक्रियाएं हैं जिससे उपयुक्त 2 परंपराओं के बीच अंतर्विरोधों से उठने वाली समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरे, गारो समाज में तलाक के मामले बहुत ही विरल होते हैं। मतलब तलाक की जो बात की जाती है इसमें बहुत ही विरल होते हैं, इसमें तलाक की संभावना इतनी। आगे पढ़ते हैं। हाँ, पर स्त्री पुरुष गमन करने पर तलाक अवश्य हो जाता है। अगर कोई दूसरी स्त्री का या पुरुष का गलत संबंध होता है तो तलाक ज़रूर हो जाता है, नहीं तो तलाक विरले नहीं हो सकता। इस प्रकार काम करने से मना करने पर भी तलाक हो सकता है। काम करने के मना करने से भी तलाक हो सकता है। अब पढ़ते हैं खासी जनजाति के बारे में। खासी मातावंश परंपरा मानने वाली जनजाति है जो मेघालय की पहाड़ियों में रहती है। इस जनजाति के लोग वंशक्रम का निर्धारण मातावंश परंपरा से करते हैं। इसका अर्थ है कि उनका वंशक्रम उनका जो वंश है वो माता से चलता है। संपत्ति की वसीयत और उत्तराधिकार भी माँ के माध्यम से मिलता है। विवाह के बाद आवास पत्नी स्थानांतरित हो जाता है। इसका अर्थ है कि विवाह के बाद व्यक्ति अपनी पत्नी के माता पिता के साथ रहता है। खासी में कुल बहिर्विवाह होते हैं, अर्थात एक कुल के 2 व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते। दूर दूर तक विवाह होते हैं। अपनी जात या उसको छोड़कर अलग विवाह करना, अपने कुल के छोड़कर दूसरे से विवाह करना, इस प्रकार बहिर्विवाह। उनकी नातेदारी शब्दावली वर्गात्मक होती है। इसका अर्थ ये है कि वे अपनी वंश परंपरा के नातेदारों
जैसे पिता या पुत्र आदि को उनके शब्दों से पुकारते हैं, जो शब्द पितावंश परंपरा के उसी अनुक्रम के नातेदारों के लिए लागू होते हैं। उदाहरण के लिए पिता और पिता के भाई मतलब चाचा या ताऊ, चाचा छोटे भाई को कह सकते हैं, बड़े भाई को ताऊ कह सकते हैं। तो उदाहरण के लिए पिता और पिता के भाई के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में सहोदर मतलब भाइयों के लिए प्रयुक्त शब्दावली चचेरे मौसेरे भाई बहनों पर लागू की जाती है। मतलब जो पापा का कहा जाता है वही ही चाचा को भी कहा जाता है, एक ही शब्द से पुकारा जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। खासी जनजाति में विवाह के नियमों में मातावंशीय ममेरे भाई बहनों के बीच विवाह स्वीकार्य है। मतलब ममेरे भाई बहनों में मामा के जो भाई बहन ममेरे मामा से संबंधित जो भी भाई बहन कहलाते हैं उनमें विवाह स्वीकार हो जाता है। लेकिन लेवरिट और सरोट एक कोई लेखक हैं जिन्होंने अपना बनाया है, इसमें एक विधवा का अपने पति के भाई से विवाह और सरोकिट में एक विधुर का मतलब एक जिसकी पत्नी मर चुकी हो, एक विधुर का अपनी पत्नी की बहन से विवाह की अनुमति नहीं है। ऐसा इसमें नहीं होता है जिसमें ऐसा विवाह कर लें कि अपने जो अपने ही देवर से शादी कर लें, या अगर पत्नी मर चुकी है तो उसकी बहन से शादी कर लें, तो ये प्रथा इसमें नहीं है। बहुपत्नी बहुपति प्रथा भी खासी जनजाति में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पुरुष रखैल अवश्य रख सकता है। इस जनजाति के कुछ समूह में रखैल से हुई संतान अपने पिता की अर्जित संपत्ति में परिवार के अन्य बच्चों के समान बराबर का उत्तराधिकार प्राप्त करती है। मतलब उससे जो बच्चे होते हैं उनको अन्य बच्चों की तरह है, उसमें उस परिवार में संपत्ति उसको मिलेगी। ठीक है, खासी जनजाति में कनिष्ठाधिकार के नियमों का पालन किया जाता है। यह उत्तराधिकार की व्यवस्था है जिसमें मातावंश परंपरागत समाजों में सबसे छोटी पुत्री को संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है। कनिष्ठ अधिकार मतलब सबसे छोटी पुत्री को अधिकार मिलता है, ये नियम बना हुआ है वहाँ पे। इस प्रकार खासी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री उत्तराधिकारी होती है। वह अपने पति और बच्चों के साथ अपने माता पिता के साथ रहती है, वही पारिवारिक अनुष्ठान करती है और परिवार के पूर्वजों की संतुष्टि के लिए आराधना करती है। सबसे छोटी पुत्री को संपत्ति का मुख्य अंश प्राप्त होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में उसे मिलता है। तथा अन्य पुत्रियों जो उसकी बहन हैं, अन्य पुत्रियां अपनी माँ की मृत्यु के बाद माँ की संपत्ति के कुछ अंश की ही हकदार हो पाती हैं। जो होती हैं वो उनको कुछ ही भाग मिलता है, लेकिन सबसे छोटी होती है उसको ज़्यादा भाग मिलता है संपत्ति का। अन्य पुत्रियां अपने मासामान्यता विवाह के बाद अथवा पहले या दूसरे बच्चे के जन्म के बाद परिवार से बाहर चली जाती हैं, अपनी माँ के घर से बाहर चली जाती हैं। वे नव स्थानिक रूप में अपने पति और बच्चों के साथ नाभिक परिवार में रहती हैं, मतलब एकल परिवार में रहती हैं जिसमें पति बच्चा और वो खुद हों, एकल परिवार बना लेती हैं। जिस व्यक्ति का सबसे छोटी पुत्री से विवाह होता है, जो उस संपत्ति की पूरी तरह से भागीदारी होती है छोटी वाली लड़की, और जिस लड़की का उससे विवाह होता है उसकी परिस्थिति अन्य पुत्रियों से विवाह करने वाले व्यक्तियों से बिल्कुल भिन्न होती है, उसकी अच्छी पोजीशन होती होगी। सबसे छोटी पुत्री का पति उस गृह गृहस्थी का प्रधान भी होता है। ठीक है, उस घर का प्रधान होता है सबसे छोटी पुत्री का, जिसमें उसकी पत्नी तथा पत्नी के माता पिता रहते हैं, अन्य पुत्रियों से विवाह करने वाले पुरुष प्राय उन घरों के स्वामी होते हैं जिन्हें वे स्वयं बनाते हैं, मतलब एकल परिवार में जिसे वे स्वयं बनाते हैं, और जहाँ वे अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। खासी जनजाति में विवाह के बाद आदर्श प्रकार के सहवास में एक महिला या तो अपने पति के साथ या अपने भाई के साथ रहती है। माँ के माध्यम से चलने वाली व्यवस्था का काम संपत्ति की व्यवस्था
करने से अधिक सशक्त है, अर्थात पिता के माध्यम से चलने वाली व्यवस्था का महत्व कम है। माता वंश परंपरा में खासी मानते हैं कि कुल के सभी सदस्य एक महिला पूर्वज के वंशज होते हैं। उन्हें एक कुल कहा जाता है। एक कुल आगे कुलों में विभक्त हो जाता है, मतलब एक जो कुल होता है वो अन्य कुलों में बढ़ जाता है। उपकुल उनसे प्रारंभ होता है और धीरे धीरे उनसे स्थिति आगे बढ़ती जाती है, जो कि परनानी के वंशज होते हैं। अगली इकाई वह परिवार है जिसमें नानी, उसकी पुत्रियां और पुत्रियों के बच्चे एक छत के नीचे इकट्ठे रहते हैं। लड़का प्रायः उस परिवार में चला जाता है जिसमें उसका विवाह होता है। पति के रूप में पुरुष का काम संतान पैदा करना होता है। विवाह से पहले पुरुष द्वारा अर्जित सारी संपत्ति उसकी माँ को मिलती है। विवाह के बाद उत्तराधिकार में ऐसी संपत्ति पत्नी और बच्चों को मिलती है। पत्नी की मृत्यु पर संपत्ति का मुख्य अंश सबसे छोटी पुत्री को मिलता है। जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो यदि उनकी कोई पुत्री नहीं है तो केवल ऐसी स्थिति में पुरुष की अर्जित संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती है। बच्चों में तभी बांटी जाती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम भारत के माता वंश परंपरा समूह। अब पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम भारत के। यहाँ भारत के दक्षिण पश्चिम प्रदेश में केरल राज्य माता वंश परंपरा वाले समुदाय को गढ़ रहा है। यहाँ हमने संक्षेप में नायर समुदाय के उदाहरण को लिया है। नायर में पाए जाते हैं माता वंश। साथ में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के माता वंश मुस्लिम समुदायों की विशेषताएं भी यहाँ बताई जा रही हैं। केरल के नायरों का माता वंश परंपरा वाले समाज आदित्य प्रकार का है और लक्षद्वीप का मुस्लिम समाज पति पत्नी और बच्चों की सामाजिक इकाई के अभाव का एक विरल उदाहरण है। तो इस पर चर्चा करते हैं नायर जातियों के बारे में। उदाहरण के लिए नायर की नातेदारी संस्थाओं का अनेक नए वैज्ञानिकों ने और समाजशास्त्रियों ने जिन्होंने समाज शास्त्र का अध्ययन किया ने वर्णन किया है और विश्लेषण किया है कि इन्होंने कुछ बताए हुए हैं। इसको ना पढ़ के हम आगे मेन पॉइंट पे आते हैं। नायरों में अलग अलग नामों वाली जातिगत श्रेणियाँ हैं और उनमें 3 प्रकार के भिन्न भिन्न नातेदारी व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं उत्तरी केरल, मध्य केरल और तावनकोर के आसपास दक्षिण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये केरल राज्य के 3 सांस्कृतिक प्रभाग हैं। शाइंडर एवं गव द्वारा संपादित मातावंश परंपरा वाले नातेदारी पर पुस्तक, मतलब इसमें नायरों के बारे में ज़्यादा कहा गया है। तो ऐसा करते हैं, ये वाला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं ताकि आप अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको यहीं स्टॉप करते हैं, दोबारा हम करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ अपना कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि आपको समझ में आए। थैंक यू।